अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। आपकी सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी जो हम बात करेंगे, एक बताया जा रहा है इंडिया में जो है इंडिया डेटा प्रोटेक्शन बिल कोई आया है। ये सर बेसिकली ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा पब्लिक को इसका? देखिए, पब्लिक को फायदा तो ऐसा होगा जो बहुत सी पब्लिक को पता भी नहीं है। हुँ, आज हम और आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेटा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा। हुँ, और कई बार हमें पता भी नहीं होता। जैसे हमारी आपकी बातें हो रही हैं व्हाट्सएप पे, वो डेटा है। हमारे आपके लिए तो वो इमोशंस हैं, हमारे आपके लिए वो एक तरीके का ट्रस्ट है, एक तरीके का फैक्ट है, लेकिन वो अल्टीमेटली इट इज बीइंग कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है ना। आप कहीं कंपनी में काम करते हो, आपने अपनी कितनी इनकम हुई है, आपकी कितना आपका सेविंग्स है, कितना आपका क्या है, बल्कि इंटरनेट पे आप अपने मोबाइल के साथ कहाँ जा रही हो सब उसको पता है। एक हमारे यहाँ केस हुआ था कि आईआरसीटीसी को एक सज्जन ने टैग किया ट्विटर पे। थोड़ा सा ये वो है, एडल्ट है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हुँ। आईसीआरसीटीसी को ट्विटर पे उन्होंने टैग किया। उन्होंने कहा, भाई जब मैं आईआरसीटीसी पे वो बुक कर रहा होता हूँ टिकट, तो मुझे ये बड़े अजीब से जो फीमेल अंडरगारमेंट्स के एडवर्टीजमेंट के वो आते हैं और बच्चों के सामने टिकट बुक करने में बड़ा बड़ा अजीब हो जाता है मेरे साथ। तो आईआरसीटीसी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के एडवर्टाइजर्स या स्पॉन्सर्स को न ले। तो अब ये तो उन्होंने सीधा रेलवे वाले को टैग कर दिया था। रेलवे वालों की मजबूरी बन गई उनको इसका रिस्पांस देना। तो रेलवे वाले ने उनको लिखा कि आप जो अपने कंप्यूटर पे सर्च करते हैं उसको ध्यान करके रखिए, क्योंकि हमारा जो ये जो एडवर्टीजमेंट होता है वो हम नहीं करते, आपकी सर्च की बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे होते हैं। सोचिए, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी और आपकी इनको पता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं। आज आप ना कोई चीज एक सर्च कर लीजिए, अगले दिन से उसका एडवर्टीजमेंट आपके हुँ, उस पे आ जाएगा, गूगल पे आने लगेगा, यूट्यूब पे हुँ। आने लगेगा, हर जगह आने लगेगा जहां भी एडवर्टीजमेंट की संभावना है। तो इसको देखते हुए डेटा हैड बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटा से। आपको सीधा कॉन्सेप्ट नॉर्मल सेंस में प्राइवेसी को समझिए। हमारी आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या सब कुछ कह ले, वो होता है प्राइवेसी। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये हम सबको नहीं बताना चाहते, और ये इंसानी फितरत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन डेटा जो है ना, ये ऐसा हो गया है कि इसने हमारी और आपकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखा ही नहीं है। क्योंकि भाई आप अगर ये बात सोचें कि हम आपसे व्हाट्सएप पे क्या चैट कर रहे हैं, ये अगर कोई तीसरा पढ़ रहा है या वो कहीं स्टोर, जैसे चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी को अगर आपने सील पैक किया है तो भाई अगर वो बिना टूटे आई है तो आप समझ सकते हैं कि कोई नहीं पढ़ा उसको रास्ते में। लेकिन यहाँ तो डेटा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, कि कौन सा। और हमें डेटा कह रहे तो आप सिर्फ वर्ड्स मत समझिए। data can be anything. It can be spoken words, it could be pictures, it could be videos, it could be anything. It could be डिजिट। तो हम लोग हालांकि जिस डेटा की बात कर रहे हैं आज के सेंस में, वो डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत पहले एक केस आया था, पुत्ता स्वामी केस, पुत्तु स्वामी केस। सुप्रीम कोर्ट में चला ये केस, दो है, पुत्तु स्वामी 1, पुत्तु स्वामी 2। उस केस में ये हुआ था कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो आधार लाई थी ना, आधार कार्ड आपको पता होगा हमारे यहाँ चलता है, जी, जी। जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने होते हैं और गवर्नमेंट उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है अपने पास। वो इंफॉर्मेशन है आपका आइरिस, आपका थंब, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका नाम। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन अगर सरकार के पास है तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है अगर ये डेटा हुँ, लीक हो जाए या इस डेटा का मिसयूज कर दिया जाए। यानी मेरे आधार पे कोई और अगर बैंक का लोन ले ले या मेरे हुँ, आधार पे कोई क्राइम करके चला है तो बिल तो मेरे नाम पे फट जाएगा बिना कुछ कहे हुए। हुँ। तो इट वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट कि ये प्रिवेसी है गवर्नमेंट को इतना बड़ा डेटा देना। अच्छा, आधार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी वेलफेयर स्कीम होती है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले वाले शो में हम लोग बात कर रहे थे, बताया था जैम, जनधन अकाउंट, आधार का कार्ड और मोबाइल, इन तीनों को मिला करके एक पिलफ्रेज फ्री पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज की बेनिफिशियरीज तक पहुंचाई जाती है।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिटरमाइन करना था कि ये जो आधार एक्ट है, जिसमें आधार की सुविधा को या आधार के लिए डेटा कलेक्शन को गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया, क्या वो वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। अच्छा, बड़े मजे की बात बिल्कुल। बताए, सुप्रीम कोर्ट को पहले ये डिटरमाइन करना पड़ा कि राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है भी कि नहीं है। क्योंकि आप अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पढ़ लें, तो कहीं भी प्राइवेसी नहीं लिखा हुआ है कि वो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद से उन्होंने डिटरमाइन किया कि यस, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। फिर ये डिटरमाइन किया गया कि क्या ये जो आधार का एक्ट है ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, और यानी आपके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। तो उन्होंने कहा नहीं करता है। ऑफ कोर्स कुछ प्रोविजंस को आप इतना यहाँ पे लॉ डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। सो पॉइंट ये है कि डेटा इज ऑल अबाउट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशंस। वो अगर लीक हो रही है, किसको लीक हो रही है, कोई डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा है। आपने कहीं फॉर्म भर के आई है कि भाई मैं आपसे, आप जाइए आजकल क्या नाम है, रेस्टोरेंट वाले भी तो आपका फोन नंबर ले लेंगे, ये ले लेंगे, सर्विस कैसी रही। या आपने कोई बिल्कुल। जॉब अप्लाई करने के लिए किसी वेबसाइट पे अपना पूरा का पूरा डिटेल डाल दिया, अपनी मार्कशीट अपलोड कर दिया है, अपना सीवी अपलोड कर दिया है। अब आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी सारी की सारी डेटा जो है वो उन कंपनी के पास है। या आप किसी कंपनी में काम करती हैं, कितना प्रोविडेंट फंड बना, कितना आपका क्या बना, वो सारा का सारा उस कंपनी के पास है। आप कंपनी छोड़ के कहीं और चली गई, या रिटायर हो गई, या आपने रिजाइन कर दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो उसका यूज इतना भयंकर है कि अगर आप इसको आज रेगुलेट नहीं करेंगी तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पहली बात, एक समस्या जो आप ये समझे कि अगर आपने किसी को अपना डेटा दे दिया है तो क्या आप उससे अपना डेटा वापस मांग सकती हैं? क्या आप कह सकती हैं कि हमको ये बताओ कि तुमने मेरा डेटा किसको दिया है, वो जानकारी हमको चाहिए, क्योंकि डेटा बिक रहे हैं आज की डेट में। सर एक यूनिवर्सिटी सर आपको याद होगा एक जमाने में कुछ टाइम पहले ही ट्विटर और फेसबुक के लिए भी कहा जा रहा था कि ये दोनों जो हैं वो जितने लोग भी इनके मेंबर हैं या जिसने भी आईडी बना रखी है उनके डाटा जमा कर रहे हैं और उसको पता नहीं कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी एक हंगामा था। हाँ, तो ये तो हंगामा, ये एक फॉर्म है जो कि लोगों ने जो लोगों को दिख रहा है। मगर आपको ये डेटा, जैसे आपने शेयर्स खरीदा, आज के दिन में सारा का सारा जो शेयर है वो तो पेपरलेस हो चुका है। इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में सब कुछ तो डीमेटेरियलाइजेशन जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, अब तो वो सब आपको ऑनलाइन और कंप्यूटर पे चल रहा है। सो पॉइंट ये कि गवर्नमेंट को ये बहुत जरूरी था कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाए या लॉ लाए। अब वो एक्ट बन गया हमारे यहाँ। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में दो तीन चीजें की गई। एक तो ये किया गया कि जो तीन तरीके के लोगों को क्रिएट किया गया। एक है जो डेटा प्रिंसिपल है, यानी कि जिसके नाम पे डेटा है या जिसका डेटा कंसर्न है। जैसे आरजू जी का डेटा है तो आरजू जी बिकम डेटा प्रिंसिपल। दूसरा है डेटा प्रोसेसर, जिसको कि उसने डेटा दिया है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए किसी कंपनी को आपने सीवी फॉरवर्ड किया और आप चाहती हैं कि मेरी सीवी वापस आ जाए, या ये किसी को नहीं बताया जाए कि आपने अप्लाई किया था, तो क्या वो आपको वापस देगा या नहीं देगा। तो इस तरीके और कई चीजें हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ये बाउंड किया, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट एक रेगुलेशन ला रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि तुम जो डेटा ले रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा की यूटिलिटी कहां करोगे। क्या ये सीआईए का एक प्रिंसिपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, कि डेटा लिए हो तो इंश्योर करो कि वो डेटा सिर्फ डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोसेसर के बीच रहे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, कि अगर डेटा प्रोवाइडर अपना डेटा वापस मांग रहा है या डेटा डिलीशन की बात कर रहा है या डेटा रिट्रीवल की बात कर रहा है तो भी आप उसको कर सके। क्योंकि ना मान लीजिए कहीं आपका डेटा स्टोर, अभी आज की डेट में आपकी आइडेंटिटी डेटा पे है, मान लीजिए वही उड़ गई तो आज की डेट में लोगों को सर्टिफिकेट तो मिलता ही नहीं है। अगर कोई डेटा उड़ा दे तो हमारी आइडेंटिटी में मुश्किल में पड़ जाएगी कि हम ये हैं, इसको कैसे साबित करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जो कि लॉ में हमारे यहाँ कन्वर्ट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड जो कि लोगों को मिला है फ्रॉम मिसयूज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। और ये इट्स अ वेरी, कभी अगर आपको होगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना रखा है। अगर आपको कंप्लेंट है कि जो आप डेटा जो आपका प्राइवेट कंपनी ने लिया है उसका मिसयूज कर रहा है, तो आप वहां जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना, ट्विटर ने आपका डेटा मान लीजिए बेच दिया किसी को,
या ट्विटर ने ये बता दिया कि आरजू काजमी इस माइंडसेट की हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ आपको एक बार क्या हुआ था कि बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने कोई एक प्राइवेट कंपनी हायर की थी विदेश से, फॉरेन से, और उसको ये एनालाइज करना था कि ये जो लोग आपस में फेसबुक की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, जो चैट कर रहे हैं, उससे ये पॉलिटिकल माइंडसेट कौन सा है, कौन सा इशू इनको कंसर्न कर रहा है, वो एनालाइज करके पता किया जा सके। जैसे अब आपका एक पॉलिटिकल बेंट तो होगा ही, मेरा भी एक पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड तो है। अब हम दोनों एक बात कर रहे हैं, तो हम दोनों अपने ही पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड को डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसको एनालाइज करके एक अगर पूरा का पूरा वो मैपिंग कर दे कि इतने लोग हैं ये पॉलिटिकल बेंट के हैं, इतने लोग हैं ये पॉलिटिकल बेंट के हैं, और इसमें ये हैं जो इस पॉलिटिकल बेंट के हैं, तो फिर तो इलेक्शन की न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। भाई इलेक्शन क्या होता है कि आप एक क्लोज रूम में जाती हैं, प्रोटेक्टेड रहता है, किसी को पता नहीं होता, आप बटन दबाती हैं या जो भी आपका सिस्टम है वो करके चली जाती है, कोई नहीं जानता। मगर अगर ये बात पता चल जाए कि आरजू काजमी ने जाकर के एक्स या अभिषेक मिश्रा ने जाके कांग्रेस को वोट दिया, आम आदमी को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, तो हमारी आपकी तो जो वो है क्या नाम है एक प्रोटेक्शन है वो तो चली गई, बिकॉज नाउ एवरीवन नो कि हम किसको जाकर दे रहे हैं। तो ऐसी एनालिटिकल कंपनियां बैठी हुई हैं देश के बाहर, तो आपका सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप समझ रहे हैं, आप उनको डेटा दे दो कि भाई ये लोग हैं, ये तो गॉन केस है, ये बीजेपी वाला है, इसका आप इसको मान लीजिए वो आपकी कंपनी में काम करता है, पहले से पता लग जाएगा सर, पहले से अंदाजा हो जाएगा ना, अंदाजा हो जाएगा, नाम पता होगा कि ये बीजेपी वाला है, इसकी ऐसी सिचुएशन कर दो कि ये जो है थक हार के कांग्रेस को वोट दे, या कांग्रेस वाला है तो थक हार के बीजेपी को वोट दे। आप समझ रही हैं, तो ये एक बड़ी वो हो गई थी, और फेसबुक ने बेच दिया था डेटा, फेसबुक ने ये सारे डेटा प्रोवाइड करा दिए थे थर्ड पार्टी को। तो पॉइंट ये कि अब अगर मान लीजिए मेरा डेटा फेसबुक ने किसी को दे दिया, हम कहां जाए अब? फेसबुक से तो हम लड़ नहीं सकते, आप और हम तो फेसबुक से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कंप्लेंट कहां करनी है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है कि आपने क्या सर्च कर रही है और क्या नहीं है, फेसबुक या गूगल किसी और को दे रहा है, तो आप उसका कंप्लेंट किससे कीजिएगा? बिल्कुल, गूगल और ये तो पावरफुल है देश, भाई इनको गवर्न कौन करेगा? आप पाकिस्तान में बैठी है, गूगल का जो सर्च इंजन है या गूगल का पूरा कुछ है वो अमेरिका में है। एक तो ट्रांस बॉर्डर जो है वो भी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा इशू है ये ना। मान लीजिए आप अमेजन, पता नहीं पाकिस्तान में अमेजन है कि नहीं है, आप कितना ई कॉमर्स करती है, हमारे यहाँ ई कॉमर्स बहुत पॉपुलर है आज की डेट में। ये सारे के सारे बाहर बैठी हुई हैं कंपनियां। तो पॉइंट ये था कि इनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी चीज थी, गवर्नमेंट रेगुलेशन करना रेगुलेशन ही नहीं था। तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने, ये एक डिजिटल डेटा की बात हम कर रहे हैं, डेटा तो फिजिकल भी हो सकता है, बट जो भी हमारी बातचीत हुई है यहाँ पे आज वो डिजिटल डेटा के सेंस में है। सो दैट्स व्हाई डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप से मैंने जैसे पहले भी कहा कि फेसबुक और ट्विटर के बारे में सुना था, बल्कि फेसबुक के बारे में वही जैसे आपने कहा ज्यादा सुना था कि इन्होंने डाटा जो है वो लोगों का वो लीक कर रहे हैं, ये बात भी हुई थी, और उस पर भी बड़ा हंगामा मचा था, लोग काफी नाराज थे, क्योंकि हर एक नहीं चाहता है कि ऐसा हो, हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है और वो उसी को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन सर अगर हम बात करें डीप ओशन मिशन की, एक आपके यहाँ ये भी बात की जा रही है डीप ओशन मिशन, ये मतलब क्या है? ये तो खैर मैं बिल्कुल वाकई में आपसे ही समझना चाहूंगी कि एग्जैक्टली, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टॉपिक है और इसको आप ही समझा सकते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो शुरू से एक पेनिनसुला के रूप में जाना जाता था, या पेनिनसुला है ही है ना। तो ब्लू इकोनॉमी जो है कि सी से, अब सारी इकोनॉमी का अगर सोर्स सिर्फ इंडिया का लैंड मास है, और आप जो है जो समुद्र के अंदर की जो इकोनॉमिक्स है उसको छोड़ रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स से कॉम्प्रोमाइज आप कर रही हैं, समझ रही है ना। तो ये डीप ओशन मिशन की, जैसा कि नाम इटसेल्फ कह रहा है कि व्हाट इज लाइंग अंडरनीथ द ओशन, आप समझ रही हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि भाई वी विल एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज व्हिच आर अंडरलाइंग द सी also, जिसको कि वो ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट व्हाट यू कॉल ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। अब आप ये पूछे कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो आप ये कह लीजिए कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो अगर आप देखें कि सी से अगर हमारे यहाँ जैसे 12 नॉटिकल माइल तक होता है आपका बॉर्डर,
जिसको आप कहती हैं, जैसे लैंड बॉर्डर है ना, वैसे अगर आप समुद्र से घिरे हो तो 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र के अंदर आपका सॉवरिटी माना जाता है। 12 नॉटिकल बाद के से बाद का जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है, और उसके बाद से हाई सीज शुरू हो जाती है। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, या जो ये 12 नॉटिकल माइल से 50 या 55 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, उसमें भी जाकर के आप जो ओशन के अंदर है, पेट्रोल है, गैसेस है, दूसरे जो इकोनॉमिक के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, आप उनको यूज करके ला सकते हो। उतनी टेक्नोलॉजी आप अगर विकसित कर रहे हो तो दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग विद अ फास्टर रेट देन विद दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन लैंड। तो लैंड और सी के रिसोर्सेज को मिला देंगे तो ग्रोथ का रेट भी डबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कह रही है कि लेट्स हैव अ ब्लू इकोनॉमी, not only just the black and red economy. Black means black soil economy, red means red soil economy. So beyond soil, let's go and search out what is underlying the ocean, exploit them and use it. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सर पहले इस चीज के बारे में इतनी बात नहीं की जाती थी। अब अभी तो खैर पाकिस्तान में भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, अब खैर खान साहब ने वैसे ही उड़ाई थी हवा में, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास जो है समंदर के नीचे जो है 200 साल की जो है वो गैस हम लोगों को मिल गई है। और उसके बाद वो इमरान खान का जैसे होता था यू टर्न, उन्होंने खान साहब ने एक बड़ा सा यू टर्न भी ले लिया था, लेकिन उस वक्त बड़ी वाहवाही हुई थी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और सब लोगों ने कहा वाह जी वाह क्या बात है। तो लेकिन ये कि इससे पहले आपका ख्याल है कि पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा था, इससे पहले भी इस तरफ को सोचा जा रहा था, भारत के अलावा भी बाकी कंट्रीज में भी इस तरफ लोग सोच रहे थे, या अभी रिसेंटली लोगों ने इस तरफ देखना शुरू किया? क्योंकि जाहिर है जमीन का तो एक लिमिट ही होती है ना, और खत्म हो जाती है उसके बाद। तो अब लग ये रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास कम है हर जगह ही, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। देखिए, ये तो हर स्टेट जो भी अगर लैंडलॉक्ड है तो उसके तो नहीं है, लेकिन जो भी ऐसे स्टेट्स है जो कि जिनका बॉर्डर है सी या ओशन, तो वो बिल्कुल इसको कर सकते हैं या कर ही रहे होंगे। मेरे पास इसका तो नहीं है कि बाकी कंट्रीज नहीं करें, लेकिन जिस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, अब आप सोचिए कि जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए आपको एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आप 6000 मीटर तक, यानी फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ, आप समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक जा करके जो है वो 2-3 लोगों को भेज सके। और उसके जो अर्थ जो सी का बेड है, क्योंकि सी का बेड तो बहुत डीप में जाता है ना, वहां पे क्या है वो मिनरल और उनको कैसे जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो उतनी साइंटिफिक सेंसर हो, उतनी ज्यादा आपके पास टूल्स हो, उतनी कैपेबिलिटी हो, विच विल रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब आप अगर उस कंट्री के पास इसरो, जैसे कि आपको ये पता होगा कि इवन डीप ओशन मिशन में इसरो भी इज वन ऑफ द पार्टी, क्योंकि उनकी जो रडार सेंसिंग की जो कैपेबिलिटी है, अब जब आप ऊपर से सैटेलाइट देख रहे हैं तो वो सिर्फ अर्थ के क्रस्ट पे ही नहीं देखता, वो उसकी इतनी भी एबिलिटी है कि वो नीचे जा करके समुद्र में क्या है क्या नहीं है, कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, उसको भी एनालाइज करने की उनके अंदर क्षमता होगी। तो ये जो मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बनेगा जो इस डीप ओशन का पार्ट है, उसके अंतर्गत डीप ओशन मिशन का जो पार्ट है उसके अंतर्गत एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बनाया जाएगा। ये जो मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल जो बनेगा वो 3 लोगों को 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर नीचे समुद्र में जो है वो लेके जाएगा, और वहां पे जो सी क्रस्ट है या सी बेड है उसको वो थ्रू सर्टेन टूल्स, थ्रू सर्टेन सेंसर्स व्हिच विल बी फिटेड इन द सबमर्सिबल व्हीकल। तो उस सबमर्सिबल व्हीकल को डेवलप करने में इसरो भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी है, यानी कि डीप ओशन मिशन का जो जो कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें इसरो एक है, दूसरा है NIOT, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। वो दोनों मिलकर के ये ऐसा एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाएंगे जो 6000 मीटर नीचे जाकर के वो देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ डीप सी माइनिंग का भी जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको भी करेंगे। उसके लिए एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन, उसमें जाकर के करेंगे। अब ये पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं वो क्या होता है, अगर आप पूछेंगे तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वो पत्थर है या रॉक है
जो कह रहे विच इज स्कैटर्ड ऑन द सी बेड, ठीक है ना, जिनके अंदर की आपको संभावना है कि वहां से आपको आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट जैसे जो है वो डेवलप मिनरल्स मिलने की संभावना है। सो ऑफ कोर्स अगर आप जी बताएं। जी जी, आप कंप्लीट किए। नहीं, बस ये कि इतना ज्यादा अगर आप आपका जो अर्थ पे मिनरल है उसको अगर आप सीबेट के मिनरल से एड अप कर दें तो आपकी इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज ना। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि कई चीजें अब लोगों को नई भी लानी पड़ेंगी और नई चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे इस तरह के, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर चीज में लोगों को मुश्किल आ रही है, तो जाहिर है कि लैंड के ऊपर इतना कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, और जैसे डीप ओशन मिशन और इस किस्म के मिशन जो हैं वो यकीनन किए जाने चाहिए, और हमें यकीन है कि इंडिया तो सबसे पहले कर लेगा, क्योंकि आप लोग हर चीज में जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम में, आज भी एक इंडियन शो में थी और उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में लोग क्या समझते हैं कि क्या चीज ऐसी है भारत की जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम जो है भारत का, उसके काफी चर्चे हैं पाकिस्तान में, और लोग समझते हैं कि आपका एजुकेशन ये सिस्टम बहुत इम्प्रूव्ड और अच्छा है। जी मैं बताऊं आरजू जी, इस पे थोड़ा सा अगर डिफरेंट टेक रखें, एजुकेशन सिस्टम आपका भी वही है, एजुकेशन सिस्टम हमारा भी वही है, सिस्टम की बात कर रहा हूं। जी अंतर है कि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम से ओपन माइंडेड बनाया जाता है। ओपन हाँ माइंडेड का मतलब कि उस बच्चे को कुछ भी ये नहीं बताया जाता कि ये फाइनलिटी ऑफ द नॉलेज है। उसको हाँ इतना इतना खुला जहन दिया जाता है कि वो सबको स्वीकार कर सकता है। तो वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए इनबिल्ट होता है वो माइंडसेट, क्योंकि उसको ये नहीं होता कि अरे यार ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये पाप हो जाएगा, ये पुण्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा कर देंगे तो वो हो जाएगा। उसको कोई मतलब ही इज फ्री इन हिज माइंड, कुछ भी एक्सप्लोर करेगा वो फ्री है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना जो पढ़ाया जा रहा है वो यूनिवर्सली एक ही चीज हर जगह पढ़ाई जा रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सही। है। हमारे यहाँ बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम ये रट लो और इसके आगे कुछ गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तुमको इसके आगे नहीं जाना, बल्कि वो ये कहते भाई तुमको ये हमने बता दिया, तुम इसको कैसे प्रोसेस करोगे ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है। तो वी क्रिएट अ फ्री माइंड, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों साल से हो रहा है। जब आपके हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये आप देखिए, जब कोई आते थे लोग कहते कि इस्लाम में सूफियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, होगा, लेकिन वो सूफियों की करामात नहीं थी, वो करामात भारत के माइंडसेट की थी कि उतना खुला रखता था कि कोई उसको आके कहे कि भाई तुम ये स्वीकार कर लो तो कहता था हाँ यार होगा ही, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कुछ बंधा हुआ है नहीं। आप समझ रहे हैं? अगर जी बोले। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही है। लेकिन एक चीज और है जो मेरा ख्याल है कि भारत के लोगों ने गलत की है, जब ये हर किसी को एक्सेप्ट करना शुरू किया, चाहे मुगल आ गए या कोई आ गए, क्योंकि मेरे नाना कहते थे कि बेटा इतना मीठा ना बनो कि लोग खा जाएं, और इतना कड़वा भी नहीं बनो कि लोग थूक दें। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि वो जो आइए 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 वाली पॉलिसी थी ना भारत की, वो गलत थी। जब मुगल आए थे और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में और भारत में हर जगह कब्जा करना शुरू किया था, तो उधर ही रोक देना चाहिए था, उधर वो ही तो कोई रोका स्टेप गया, लेना चाहिए था। वो लेकिन तो रोका गया। भारत की एक एक इंच भाई, इस्लाम गॉट डिफीटेड इन इंडिया। हाँ ये जो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान इज द हाँ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, नहीं 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 नहीं, इंडिया इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ अफगानिस्तान। तो 2-3 साल में बुद्धिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। कोई अगर हमारे यहाँ। जी जी नहीं सर, मैं बस हमारे यहाँ एक जैसे सेंटेंस पहले। बोल दूं। जी जी हाँ, ये जी कॉन्सेप्ट चला जाए। देखिए हमारे यहाँ चूंकि खुला हुआ था ना, ये आपकी बात सही कि हम हमको ये पता नहीं था कहाँ रुकना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम है या पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन है कि आपको कुछ बंदिश नहीं है। उसी बंदिश में, उसी फ्री में हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें आई जिन्होंने बाद में ये आके कहा कि ठीक है तुमने हमें इसलिए अपना लिया क्योंकि सब सही है, लेकिन हमको अब अपनाने के बाद तुम ये नहीं कह सकते सब सही है। सो दिस इज वेयर जो आप कह रही है वो वही हो गया। जी बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर जैसे बड़े यहाँ पे बड़े ही प्राउडली बताया जाता है ना कि जी सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया और उस पे जितनी बार 14 बार अटैक किया और ये किया, तो मेरे फादर कहते थे एक तो इन लोगों को शर्म नहीं आती कि आपने किसी का मंदिर तोड़ दिया, फिर आप इतने चौड़े के बता रहे, और उससे पहले 13 बार जो मार खा के गए थे उसका उसका जिक्र नहीं होता कि जो उन्होंने बचाया भी तो होगा ना, जो इतने अटैक्स करने पड़े इनको, बिल्कुल पहले बिल्कुल, अटैक हर में बार नहीं हुआ तो हर हर बार बार अटैक्स के बाद जूते खा के गए और फिर आए, तो वो मैं समझती हूँ इस किस्म की भी हिस्ट्री जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में
वो मतलब हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये गलत सिखा रहे हैं हम बच्चों को, भाई गलत तो बात खुद पढ़ा से रहे। नफरत, आप एंड खुद से नफरत सिखा रहे हो ना। हाँ, और एंड आई एम वेरी अगर प्राउड कि मेरे मेरे पेरेंट्स इस तरह की सोच नहीं रखते थे, और शायद यही वजह है कि मेरी भी नहीं है। वही एग्जैक्टली ये तो आप खुद से सोच रख लो। देखिए हिंदुस्तान इकलौता देश है दुनिया में जो मार्शल रेस और ये रेस कहा जाता है ना, अगर कोई मार्शल रेस है वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए पिछले 700-800 साल से कई लोग आए, कुछ तलवारें लाए, कुछ ने तोप लाया, जो भी लेके आए, लेकिन हिंदुस्तान उसका असर हुआ बिल्कुल। हम करीबन करीबन 1/4 या उससे थोड़ा सा हिस्सा, 30% हिस्सा हमारा चला गया, हमारे यहाँ से अफगानिस्तान चला गया, आज पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान चला गया, लेकिन चंक ऑफ द इंडिया जो है वो हम बचाए, हमको नहीं कोई कन्वर्ट कर पाया। ईरान पर्सिया जैसा बड़ा इतनी बड़ी अंपायर, शक्तिशाली अंपायर 30 साल में हार गई, स्पेन हार गया, सब कुछ हार गए, लेकिन हिंदुस्तान बचा रहा। यही हम कहते हैं। अफगानियों ने नहीं लड़ा मैडम, याद रखिएगा। अफगानियों ने तो, अफगानी बुद्ध हुआ करते थे भाई, पश्तून तो बुद्ध हुआ करते थे, वो तो यूं चेंज हो गए। लड़ा हमने, क्योंकि हम जो बिल्कुल। थे हमने उसको रोक दिया। और ये तो आपका शिकवाए वो पढ़ लें, उनका क्या नाम है, इकबाल का, उन्होंने भी लिखा कि बेड़ा जो था इस्लाम का वो दुनिया फतह करते हुए चला। दुनिया क्या, वो तो खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही वो दुनिया समझते हैं। एक तो दिक्कत ये है, टोटल मिला के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में ये सब हुआ, उसको दुनिया समझे। न चाइना गए, न कोरिया गए, न जापान गए, न रशिया गए, कुछ नहीं गए, और ये समझे दुनिया हो गई। और अमेरिका और ये अंटार्कटिका तो कभी गए नहीं, तो इसका क्या खैर, मतलब। हमारे यहाँ तो खैर ये भी बड़ा बताया जाता है कि जी अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और अल्लामा इकबाल के खुद के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल, जो उनका कहना है कि मेरे फादर ने तो कभी इस तरह की कोई बात ही कोई नहीं की। तो वो अब किसकी बात का इंसान भरोसा करे। तो हमारे तो ऐसे ही चला करता है। एक जमाने में हमारे यहाँ पीटीवी पे बहुत आया करता था, मिस्टर जिना के ना अखबार आ जाया करते थे, सेइंग्स जो उनकी थी ना, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा जी, मोहम्मद अली जिना ने ये कहा। तो मेरे फादर कहते थे वो बेचारे ऊपर बैठे हैरान हो होंगे, ये मैंने कब कहा। तो वो मतलब हमारे कुछ भी चलता है। तो वो इस वजह से हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स है ना, वो भी सही होने वाली हुई है, और बाकी टेक्स्ट बुक्स भी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।